फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अगेन ऑफ माय यूट्यूब चैनल सीखकर सिखाते रहो। मैं आपके साथ हूँ बरखा। सो आज की वीडियो में हम जो अपना एक क्वेश्चन पेपर आ जाता है हमारा पॉल साइंस का पॉलिटिकल डिसिप्लिन के अंदर, जो हमारा पेपर का नाम है अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो ये मेनली जो है वो बीए थर्ड ईयर के बीए प्रोग्राम या बीए ऑनर्स का 6 सेमेस्टर का है। तो यहाँ पे हमारे पास हमारा जो पेपर का नाम है वो है अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं हम। तो स्टार्टिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे मेरे पास एक क्वेश्चन पेपर है, मतलब एक क्वेश्चन है। वो जैसे क्वेश्चन है यहाँ पर, वैश्वीकरण का अर्थ एक रूपीकरण नहीं है, तकनीक व संस्कृति आयाम के संदर्भ में कथन का समालोचनात्मक विश्लेषण करें। तो मेनली जो ग्लोबलाइजेशन है, मेनली हमने 12th क्लास में भी पढ़ा है नॉर्मल तरीके से, और थोड़ा सा इसके जो पॉइंट ऑफ व्यू है या ओवरव्यू वो हमने 10th क्लास में भी स्टडी कर रखा है कि व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, यानी जो वैश्वीकरण है उसका सही मतलब क्या है। तो वैश्वीकरण नॉर्मली अगर इंडिया के हम कॉन्सेप्ट से देखें तो 1990 1990 के बाद से जो हम बोल सकते हैं कि फ्री ट्रेड स्टार्ट हो गया था। भारत ने अपना जो भी दरवाजे हैं ट्रेड को लेकर, व्यापार को लेकर, वो खोल दिए थे कि आइए बहुराष्ट्रीय कंपनी, जिसको बोल सकते हैं हम मल्टीनेशनल कंपनी, आ सकती हैं और अपना ट्रेड कर सकती हैं किसके साथ, भारत के साथ। सपोज कि जैसे सैमसंग कंपनी है, वो जो आपका जो बहुत सारे जो सैमसंग कंपनी, वो तो खुद हमें स्वदेशी कंपनी है, इंडिया की कंपनी है। लेकिन आपने देखा कोको कोला हो गया, मैकडोनल्ड हो गया, और आपने देखा होगा कि जो रेडमी है, रियलमी है, ये सारी कंपनी कहाँ की, चाइना की है। लेकिन आप देखो, आप अपने फ़ोन में, अपने फ़ोन के पीछे कि यहाँ पे मेड इन इंडिया लिखा रहता है। वो मेड यानी वो बना, जो प्रोडक्ट है वो बना तो इंडिया के अंदर है, लेकिन एक्चुअल की कंपनी है ना, जो रेडमी हो गया, रियलमी हो गया, वो चाइना की है। ठीक है, तो नॉर्मल ये बात होती है। तो यहाँ पर मतलब क्या है कि रियलमी या फिर जो भी रेडमी कंपनी है एमआई की, वो चाइना की कंपनी है, उसका ओरिजिन चाइना से हुआ है, लेकिन वो एंड ऑफ द एंड यहाँ पर अलग अलग ब्रांच में बस चुकी है, अलग अलग उसकी ब्रांच अलग देशों में बची है, यानी बची इन द सेंस हम बस चुकी है, मतलब स्टैब्लिश हो चुकी है। तो चाइना से वो हटकर तो एक उसकी ब्रांच इंडिया में आई है, तब वो अपनी कंपनी मतलब अपने प्रोडक्ट बनाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें सारे, तो इसको हम बोल सकते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां। फॉर द एग्जाम्पल बर्गर किंग हो गया आपका, मैकडोनल्ड हो गया आपका, जो सारे जो सारी वेस्टर्न कल्चर है, ये मतलब जो पूरे जो भी जो आपकी मल्टीनेशनल कंपनी है, वो सारी वेस्टर्न मल्टीनेशनल कंपनी है। इन इवन कोको कोला भी एक अमेरिकन कंपनी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। फॉर द एग्जांपल आपने कि जो आप जो नीली जीन्स परचेज करते हो, ठीक है, जो नीली जीन्स होते हैं ब्लू कलर की, चाहे वो स्काई ब्लू, डार्क ब्लू, कोई सा भी ब्लू कलर हो, वो भी अमेरिका की आती है, मतलब अमेरिका से ही आती है। उसका भी पूरा जो क्या बोल सकते हैं हम कि जो ओरिजिन है वो अमेरिकन कंट्री से ही होता है। तो यहाँ पे मेनली क्या है, वैश्वीकरण इन सेंस अलग अलग आप पूंजी का प्रवाह, अपने पूंजी निवेश या फिर आप अपने विचारों का प्रवाह भी एक दूसरे से आराम से कम्युनिकेट कर सकते हैं। इट्स कॉल्ड अ वैश्वीकरण। ठीक है, अब यहाँ पे अब मैंने प्रवाह एक वर्ड बोला, प्रवाह इन द सेंस फ्लो। फ्लो का मतलब क्या है कि जो नदी है उसका बहाव वो फ्लो है। ठीक है, तो क्या है कि इजी वे में आपका जो विचारों का आदान प्रदान हो गया, प्रोडक्ट का आदान प्रदान हो गया, फिर बहुत सारी चीज़ें हैं उसका आदान प्रदान, जो भी चीज़ें आप आराम से कर सकते हो। फॉर द एग्जाम्पल कि जैसे कि उपले होते हैं गोबर के, अगर कोई भी इंडियन अमेरिकन में या फिर ब्रिटेन में बैठा हो या फिर रूस में बैठा हो, तो वो आराम से उपले वो है ऑनलाइन परचेज कर सकता है। तो यहाँ पे उपले भी ऑनलाइन अवेलेबल हैं। तो ये क्या है, ये किसकी वजह से हुआ है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही संभव हो पाया है। ठीक है, लेकिन ग्लोबलाइजेशन के हम मान सकते हैं कि बहुत सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट होते हैं, बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं, क्योंकि सकारात्मक पहलू भी होते हैं, नकारात्मक प्रभाव या पहलू भी होते हैं। तो हम उसको सोच सकते हैं कि हाँ, बहुत सारे स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं कि वैश्वीकरण अच्छा है, लेकिन बहुत सारे स्कॉलर्स वो बोलते हैं कि वैश्वीकरण से जो बहुत सारी अपना जो इंडियन कल्चर है या कोई भी पर्टिकुलर कल्चर है वो खो रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें हैं। फॉर द एग्जांपल आज आप देख सकते हैं इंडिया के अंदर जो स्ट्रीट फूड हो चुका है, जैसे कि आपके मोमोज हो गए, फिंगर यानी चिली पोटैटो हो गए, देन बहुत सारे हो गए, रोल हो गए। तो वो क्या है, ये सारा किधर का कल्चर है, जो आप देख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट का, यानी जो आपका कोरिया हो गया, चाइना हो गया, जापान हो गया, ये वहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो ये सब आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे जो अपना इंट्रो है, अपना जो इंट्रो क्या क्या आता है हमारे इंट्रो के अंदर, कि जो भी है स्थानीय या क्षेत्रीय वस्तुओं की घटनाओं में विश्व
के स्तर पर रूपांतरण की प्रक्रिया है। यानी हम इस पूरे क्वेश्चन में पढ़ेंगे कि जो भी यानी वैश्वीकरण है, ग्लोबलाइजेशन है, वो सिर्फ एक उसका आयाम नहीं, यानी वो किसी उसका जो फॉर्मेट है या फिर उसका जो पूरा क्या बोल देते हैं फैक्टर है, वो एक फैक्टर नहीं है, बहुत सारे फैक्टर हैं। कल्चर फैक्टर भी हो सकते हैं, जिसको हिंदी में हम सांस्कृतिक आयाम बोलते हैं। आर्थिक आयाम होता है, यानी हम जैसे बोल सकते हैं फाइनेंशियली। उसके बाद क्या होता है, सामाजिकली होता है, सोशल होता है, बहुत सारा इसका इम्पैक्ट भी हो सकता है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि व्यापारी की दृष्टि से भी हो सकता है। तो इसके बहुत सारे आयाम हैं, ठीक है, कम से कम 3-4 आयाम। इससे पहले मैं वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप इसका आराम से उसको देख भी सकते हैं, और उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको आराम से मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। तो यहाँ पे पूरा इंट्रो दे रखा है। इंट्रो के बाद संक्षेप में यहाँ पे और डिटेल थोड़ी सी है कि वैश्वीकरण नवीन तकनीकी आदि से परिपूर्ण या व्यापार वित्तीय का अंतरराष्ट्रीयकरण करता है। तो यानी व्यापार जहाँ फ्री ट्रेड होगा, जहाँ पे आप ट्रेड में फील फ्री करोगे तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका ग्लोबलाइजेशन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने डिटेलिंग यहाँ पर वैश्वीकरण क्या है अच्छे तरीके से करवा रखा है। व्यापार, पूंजी प्रवाह, प्रवास और निवेश। ठीक है, इन्वेस्टमेंट भी हो गई, यहाँ पे प्रवास भी हो गया, पूंजी प्रवाह भी हो गया और व्यापार हो गया। इन सब चारों जो इंपॉर्टेंट जो फैक्टर हैं ये, जो किसको डिफाइन करते हैं, ग्लोबलाइजेशन को। उसके बाद क्या है, बहुत सारे स्कॉलर्स हैं, फॉर द एग्जांपल टॉम जी काटो, जिसको हम पामर बोलते हैं, जिनको वॉमर बोलते हैं, उनके अकॉर्डिंग क्या है। थॉमस एल के अकॉर्डिंग क्या है वैश्वीकरण का अर्थ। उसके बाद क्या है, हरमन ई डेली के अनुसार क्या है वैश्वीकरण। तो आप यहाँ से आराम से देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हैंड नोट बना सकते हैं, अप टू यू, आपकी चॉइस है। उसके बाद हम आगे चलेंगे, तो यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है वैश्वीकरण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। जी हाँ, यानी वैश्वीकरण का इतिहास है क्या, मेनली कुछ ना कुछ तो इतिहास होगा। ठीक है, जो भी हिस्ट्री है, हिस्टोरिकल व्यू है, वो क्या है वैश्वीकरण का, तो ये सारा है। उसके बाद ये चीज सारा पॉइंट में डिस्क्राइब कर रखा है। औपनिवेशिक मतलब जो अंग्रेज आए थे, जो पूरा चल रहा था उस टाइम क्या क्या था। ठीक है, जो भी राजवंश के टाइम कैसा था, इस्लामी युग का कैसा था, तो पूरे अच्छे तरीके से यहाँ पे ब्रॉड टॉपिक कर रखा है। उसके बाद क्या है, आयाम देख लेते हैं हम। यहाँ पे फर्स्ट आयाम है आर्थिक आयाम। ठीक है, देन जैसे कि दूसरा है प्रौद्योगिकी आयाम, तीसरा है राजनीतिक आयाम, चौथा है सांस्कृतिक आयाम। तो मेनली यहाँ पे 4 जो आपके फैक्टर्स हैं वो आ जाएंगे वैश्वीकरण को लेकर, आर्थिक, प्रौद्योगिकी, राजनीतिक और सांस्कृतिक। ठीक है, तो इनकी डिटेलिंग में यहाँ पे हो रखी है। उसके बाद आगे चलते हैं हम, वैश्वीकरण का सांस्कृतिक आयाम में क्या है। ये जो एक हमारे ऑथर है इलेक्ट्रिक, उनके अकॉर्डिंग क्या है, पूरी उन्होंने इसको कैसे डिस्क्राइब कर रखा है। ठीक है, यहाँ पे पूरा अच्छे से दे रखा है कि यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि पाश्चात्य सभ्यता और जो भी एक सभ्यता और इस्लामिक सभ्यता। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा अच्छे तरीके से बता रखा है कैसे कैसे आप इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, उसकी डिटेलिंग भी यहाँ पे कर रखी है। ठीक है, उसके बाद क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आगे वैश्वीकरण का तकनीकी आयाम। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी में जो पूरा ग्लोबलाइजेशन है वो कैसे डिफाइन करता है अपने आप को, पूरा टेक्नोलॉजिकली क्या है। आज आप देखोगे टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो रही है, आपको पता होगा कि बहुत से पहले की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, अब की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है। ठीक है, यानी कोई भी रोबोट, कोई भी सपोज जापान कोई रोबोट बनाता है तो उसका नमूना बड़ा जल्दी बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि सपोज कि जापान ने कोई रोबोट इन्वेंट किया, तो उसका अच्छे एकदम सेम या उसको थोड़ा फीचर डिफरेंट कर कर अमेरिका वाले भी आराम से बना लेंगे। तो टेक्नोलॉजी का यहाँ पे है कि भैया टेक्नोलॉजी यहाँ पे एडवांस हो रही है। ठीक है, उसके बाद क्या है यहाँ पर कि तकनीकी आयाम, अब मानव जो भी है, मतलब जो भी नॉर्मल है, ह्यूमन, वो एक कंज्यूमर बन चुका है। ठीक है, जो भी है मतलब जो खुद ही बनाता है, वो नॉर्मली खुद उत्पादन वो करता है। ठीक है, जैसे कि तकनीक में सुधार हो रहा है, यानी ग्लोबलाइजेशन जब हो पा रहा है तो तकनीक में एडवांस यानी सुधार होए जा रहा है। बहुत लोग क्या, जैसे कि सपोज इंडिया है, अगर किसी के भी सपोज रूस ने कुछ डेवलप करा तो हम इंडिया वाले देखेंगे हाँ भाई अब हमको भी ऐसा करना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, अपनी टेक्नोलॉजी में अपनी फील्ड में सुधार करेंगे। उसके बाद क्या है यहाँ पर संचार और सूचना प्रौद्योगिकी। ठीक है, ई बैंकिंग, ई रिक्शा, लंबी दूरी समाप्त हो चुकी है, अब लंबी दूरी बिल्कुल नहीं है। ठीक है, नॉर्मली फॉर द एग्जाम्पल दूरदर्शन हो गया आपका, या फिर आपका अगर किसी कोई भी बाहर जैसे अफ्रीका में कोई बैठा हो, या फिर कोई भी ब्राजील या फिर कहीं भी बैठा हो नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका में, आप आराम से उसको वीडियो कॉल कर से कनेक्ट कर सकते हो खुद को। ठीक है, तो ये सारा क्या है
जो प्रौद्योगिकी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बातें आते हैं कि भाई इम्पैक्ट क्या-क्या पड़ रहे हैं, कि भाई जो भी वैश्वीकरण है, ग्लोबलाइजेशन है, उसका सकारात्मक प्रभाव क्या-क्या बन रहा है, ठीक है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब प्रभाव पे तो नॉर्मली इम्पैक्ट पे क्वेश्चन आता ही है, चाहे वो 12th बेस हो, चाहे वो 10th बेस हो, चाहे वो ये डिटेलिंग है, मतलब ग्रेजुएशन का लेवल तो खुद ऑफ कोर्स ये टॉपिक है, ये क्वेश्चन के अंदर आता है, ठीक है, मतलब उसके अंडर ही आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि वैश्वीकरण से आर्थिक विकास में बहुत बढ़ोतरी हो चुकी है। लोग नॉर्मली लोगों को, जैसे सपोज मैकडॉनल्ड कंपनी इंडिया में आई, एस्टैब्लिश हुई, तो क्या हो रहा है कि हाँ, लोगों को जॉब अवेलेबल हो चुकी हैं। जो लोग जो लोग बेरोज़गार थे, यानी जो अनएम्प्लॉयमेंट थी, वो कम हो रहा है धीरे-धीरे, ठीक है? एम्प्लॉयमेंटेशन ज़्यादा हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें डिटेल नहीं करेंगे, थोड़ी वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, उसी वजह से आप खुद देख लीजिए। देन इसके बाद क्या है कि जो ग्लोबलाइजेशन के नेगेटिव इम्पैक्ट है, वो भी आ जाते आरा आरा आर मतलब आराम से आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोविड का आना। कोविड का आना ही क्या है कि एक ऑफ कोर्स पैंडेमिक थी, एक महामारी थी, और महामारी कैसे फैली है? ऑफ कोर्स ग्लोबलाइजेशन से ही फैली है, ठीक है। तो ये क्या है, और फ्यूचर में वैसे होना नहीं चाहिए, लेकिन लोग स्कॉलर्स बोलते हैं कि ऐसे महामारियां ग्लोबलाइजेशन से फैल सकती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, उसके बाद मैंने यहाँ पे कंक्लूजन ऐड करा है, तो वो भी आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है। देन हम आगे चलेंगे, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आता है, वैश्विक अधिशासन के साधन के रूप में संयुक्त राष्ट्र की यानी यूएनओ की भूमिका और इसके प्रमुख अंगों की उपयुक्त का परीक्षण कीजिए। यानी जो भी यूएनओ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आप संयुक्त राष्ट्र संघ बोलते हैं, इसके बिहाफ पर भी मैं वीडियोस बना चुकी हूँ। पूरा असाइनमेंट मैंने आराम से अपना समझाया था, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप आराम से इजीली वे में देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इंट्रो दे रखा है, आप जो भी है हम थोड़ा फास्ट चलेंगे। यूएनओ की स्थापना क्या हुई वो पूरा अच्छे से दे रखा है, ठीक है। उसके बाद क्या, इसमें कौन कौन से सदस्य आ जाते हैं, परमानेंट सदस्य कौन से, अनपरमानेंट कौन से हैं, ठीक है। इसके 5 सारी मतलब जो 5 पूरा अंग हैं, यानी पूरा जो भी इसके पार्ट आ जाते हैं, पार्ट बॉडी। तो यह क्या है, पहला है आम सभा, ठीक है। आम सभा क्या है, कितना टाइम इसका कार्यकाल होता है, पूरा उसके अंदर है। उसके बाद क्या है, हमारी सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद क्या है, क्या काम करती है। उसके तीसरे आती है हमारे सेक्रेटरी जनरल। सेक्रेटरी जनरल कैसे काम करती है, इसमें कौन कौन से महासचिव होते हैं, कौन कौन से कितने टाइम तक इनका काल होता है, कैसे अपना काम करती हैं। उसके बाद हमारा क्या है, तीसरा है हमारा इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, ठीक है। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट में क्या है, क्या नहीं होता। उसके बाद हमारे 5वां अंक क्या है, इंपॉर्टेंट अंक, वो है कि यूएनओ का जो स्पेशल कोर्ट है, जिसको हम बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो उसकी जो स्पेशलाइज जो कोर्ट है, जो भी एक न्यायालय है, वो कैसे काम करती है, कैसे दंड देती है, डिटेलिंग है उसके अंदर। फिर उसके बाद है यहाँ पे यूएनओ की असफलताओं की क्या क्या कारण है, ठीक है। यानी सफलता कौन कौन से यूएनओ ने अभी तक कितने काम करे हैं। फॉर एग्जाम्पल 3rd वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ अभी तक, तो एक यूएनओ का सफलता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, अभी सफलता है तो ऑफकोर्स असफलता भी होगी, तो यूएनओ की असफलता कौन कौन सी है, ठीक है। उसके बाद क्या है, देन यहाँ पर है हमारा पूरी असफलताएं के पूरा डिस्कस है। उसके बाद है असफलताएं देख ली, तो यहाँ पे क्या है कि यूएनओ को हम और ज़्यादा रिफॉर्म, यानी और ज़्यादा जो भी प्रभावी है, या फिर अट्रैक्शन कैसे करें, मतलब बहुत ज़्यादा प्रभावी कैसे बनाए ताकि यूएनओ और अच्छा काम करे, उसके यहाँ पे सुझाव दे रखे हैं, यानी सजेशन आपने दे रखे हैं। उसके बाद क्या है, हमारा कंक्लूजन आ जाएगा, निष्कर्ष हमारा आ जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन का ऑफ कोर्स मैं जब ऑनलाइन पेपर दे रही थी, मेरी आंसर शीट है, तो यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन मेरे को ध्यान नहीं है, तो नॉर्मल हम देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है। ऑफ कोर्स ये रहा, इंट्रो में लिख रखा है मैंने कि जलवायु परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, कैसे संकट हो चुका है जलवायु परिवर्तन, यानी जो क्लाइमेट चेंज है वो नॉर्मली क्या है, ठीक है। और जो भी इसके आमतौर पर कम असुरक्षित व अधिक लचीले होते हैं। तो ये सब पूरा हमको किस पे क्वेश्चन है बेस, यानी जो वैश्विक पर्यावरण से रिलेटेड है, ठीक है। जो एनवायरमेंटली जो अभी जो प्रॉब्लम आ रही है, उसमें से एक प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम है वैसे, पोल्यूशन हो गया आपका, तो उसमें से एक प्रॉब्लम है हमारी जलवायु परिवर्तन, ठीक है। तो जलवायु परिवर्तन क्या है, कैसे होता है, मैंने थोड़ा जो भी इंट्रो है उसमें बता रखा है। उसके बाद क्या है, डिटेलिंग क्या है जलवायु परिवर्तन, नॉर्मली हम देखेंगे कि हम इसको डिस्क्राइब कैसे करें। उसके बाद क्या है कि जलवायु परिवर्तन का कुप्रभाव क्या है, ठीक है। अब कुप्रभाव हो रहा है तो उसके कारण क्या है, जैसे कि ग्रीन हाउस गैसेस का बढ़ना, ठीक है, नॉर्मली। उसके बाद क्या है, जैसे कि भूमि के उपयोग में परिवर्तन होना, शहरीकरण होना, अर्बनाइजेशन होगा तभी तो ग्लोबलाइजेशन, मतलब ग्लोबलाइजेशन छोड़ो, जब अर्बनाइजेशन होगा तभी तो जो भी
क्लाइमेट चेंज है उस पे कितना बैड इफेक्ट होगा, ठीक है। यानी उसके बाद क्या है, मानवकृत गतिविधियां, मानव अपनी इतनी गतिविधियों को ज़्यादा एक्टिव कर रहा है कि वो जंगलों का सफाया करता जा रहा है, अंधाधुंध कटाई करे आ रहा है। तो नॉर्मली आपको ये है, उसके बाद प्रभाव क्या क्या इम्पैक्ट कौन कौन से गलत ही पड़ेंगे आपको इसके, वो क्या है। उसके बाद क्या है, जलवायु परिवर्तन से ये सब कुछ हो रहा है। जलवायु परिवर्तन से अब यहाँ पे वैश्विक प्रयास, यानी जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कौन कौन से विश्व स्तर पे कौन कौन से कदम उठाए गए या फिर प्रयास किए गए, जैसे कि UNFCCC ये सम्मेलन है। उसके बाद क्या है, IPCC सम्मेलन है, ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद है यहाँ आपका क्योटो प्रोटोकॉल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद है पेरिस समझौता। उसके बाद है NAPCC, ये क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे डिटेलिंग पूरा कर रखा है, आप देख सकते हैं नाम से। उसके बाद लास्ट है रियो डी जेनेरो सम्मेलन, जो इम्पोर्टेंट सम्मेलन है, एजेंडा 21 आ जाता है यहाँ पे, तो इम्पोर्टेंट है ये खुद ब खुद। तो यहाँ पे उसके बाद क्या है, ये जन सहभागिता की आवश्यकता, यानी नॉर्मल प्रयास तो हो रहे हैं, लेकिन अब जो लोग हैं, मतलब हम जो पीपल्स हैं, उनको खुद अवेयर होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, जन सहभागिता, लोग खुद आए और खुद हमको हमारी हेल्प करें, ठीक है। तो ये पूरा चीज़ है, यानी हर एक व्यक्ति को हेल्प करनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, इसका भी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन नॉर्मली हमें पता चल जाएगा कि विश्व व्यापार संगठन WTO यह गैट की तुलना में ही भले, जो भी चीज़ें हमको क्या बताना है कि गैट के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन देनी है, और उसके साथ साथ जो WTO है वो कैसे प्रभावी हो रहा है, कैसा काम कर रहा है, उसमें क्या क्या हमें रिफॉर्म की ज़रूरत है वो बताना है, ठीक है। ये उसको एक हिस्टोरिकल व्यू बताना है। तो यहाँ पे पूरा आप देख सकते हैं कि विश्व व्यापार संगठन वास्तव में विश्व की भावी अर्थव्यवस्था को नियंत्रण व संचालित करने की एक यानी एक जो भी एक ऐसा पार्ट है, ठीक है, हम मान सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि WTO की संरचना, WTO की स्ट्रक्चर क्या है WTO का, जैसे कि मंत्री स्तरीय सम्मेलन होना, जनरल काउंसिलिंग है उसकी, व्यापार नीति समीक्षा है, विवाद निपटाना, और वस्तुओं सेवाओं से व्यापार पर परिषद है, ठीक है। तो ये सारे हमारे बहुत सारे पार्ट्स आ जाते हैं किसके, WTO के। उसके बाद क्या, WTO का अलग सचिवालय भी है, ठीक है, जो प्रॉब्लम को सॉल्विंग करता है, ऑफकोर्स समस्या का समाधान करता है। WTO के नॉर्मल उद्देश्य क्या क्या हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पर्यावरण सुरक्षा भी करना है, व्यापार ज़्यादा करना है, ठीक है, सतत पोषणीय विकास को भी अच्छे से मेंटेन करना है, तो ये सारा है। उसके बाद क्या है कि विश्व के लोगों का जीवन ऊंचा करने और सुधार करना है नॉर्मली, और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो भी है वो रोजगार में बढ़ोतरी करना है, ठीक है, जो WTO का जो सारा क्या है उद्देश्य है। उसके बाद क्या है, WTO के कार्य क्या क्या हैं, पूरा यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर लास्ट आपका WTO जो भी है USA के बारे में है, USA में क्या क्या जो भी चीज़ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या किस तरीके से काम करता है। उसके बाद है यहाँ पे आपका ख़त्म होता है। तो होप्स आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, देन चैनल को सब्सक्राइब एंड सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।